हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 लेक्चर देखेंगे। कल हमने देखा था कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है इसमें हमने कल स्टोन एज तक देख लिया था। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि हिस्ट्री को हम स्टडी के दृष्टिकोण से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बाद देखा था लिथिक पीरियड में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो हमने कल तक स्टोन एज देखा था। आज के इस वीडियो में हम स्टोन एज से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वैदिक पीरियड, उसके बाद महाजनपद। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी हैव 16 महाजनपदास इन इंडिया। महाजनपद के बाद हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन बिहार। इसके बाद देखेंगे जो डायनेस्टीज आई, हरियंका डायनेस्टी से लेकर हम लोग गुप्ता डायनेस्टी तक, जो भी इसका जो रोल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, सोसाइटी रहा है और इसका जो कंट्रीब्यूशन बिहार में रहा है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। सारे नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम वैदिक पीरियड से। ठीक है, तो वैदिक पीरियड की बात करें तो सिविलाइजेशन का जो स्टैब्लिश हुआ है वो आर्यन के द्वारा हुआ था, इसलिए इसे वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है ना, वो जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये आर्यन का सिविलाइजेशन है, जो आर्यन ने एस्टैब्लिश किया था, उसका जो हिस्ट्री है वो वेदास से रिलेटेड है। वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस तरह से। तो उनका जो हिस्ट्री है वो वेदा से रिलेटेड, इसलिए इस पीरियड को वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्दर वैदिक सिविलाइजेशन को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे अर्ली वेदा और लेटर वेदा। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड को हम 1500 से 1000 बीसी के बीच में मानते हैं और जो लेटर पीरियड है उसको 1000 से 600 बीसी के बीच का पीरियड मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार में वैदिक एज का। तो बिहार में जो अर्ली वैदिक पीरियड है, तो जो ऋग वैदिक पीरियड है उसमें आर्यन का एक्सपेंशन बिहार तक नहीं हो पाया था। ठीक है, बिहार वॉज कंसिडर्ड आउटसाइड द कोड आर्यन रीजन। ठीक है, जो अर्ली अर्ली फेज था उसमें बिहार तक वो वैदिक पीरियड नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो आर्यंस जो है धीरे धीरे वो अपना एक्सपेंशन किए ईस्टर्न इंडिया की तरफ। जैसे कि ये वाला अगर मैप हम देख लें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आर्यंस का इन्वेजन, एक्सपेंशन इस ओर हुआ जहाँ पे हम लोग अभी हैं। ठीक है, तो बिहार में जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करके वो गंडक रिवर के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर बिहार हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला बिहार है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना ये गंडक है, तो एक्सपेंशन करके वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, गंडक रिवर तक। अब सबसे यहाँ तक अगर देख लिए कि आर्यंस का एक्सपेंशन धीरे धीरे बिहार तक होने लगा, गंडक रिवर तक, तो हम ये जानना जरूरी है कि बिहार का जो चर्चा है वो वेद में कहाँ मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लिटरेरी रेफरेंसेस की बात करें तो एक सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, जहाँ पे पहली बार फर्स्ट ज्योग्राफिकल रेफरेंस ऑफ बिहार इज फाउंड। ठीक है, इन सतपथ ब्राह्मण,
लगभग 800 बीसी के आसपास। 800 बीसी कौन से पीरियड में आता है? लेटर वैदिक पीरियड में, 1000 से 600 बीसी के बीच में। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार का उल्लेख होता है ज्योग्राफिकली। ठीक है, और उसमें लिखा क्या रहता है बिहार को? बिहार वॉज रेफर्ड एज ए विदेह। ठीक है, विदेह। तो ये ध्यान रखेगा, पहली बार बिहार का उल्लेख कहाँ पे होता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। और किस नाम से? तो विदेह नाम से, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विदेह corresponds टू द मिथिला तिरहुत रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार। अभी जो हम लोग का जो तिरहुत वाला रीजन है, उस वो एरिया, मिथिला का जो रीजन है वो एरिया विदेह के नाम से उस टाइम में जाना जाता था। अब बात करें ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में बिहार को दो नाम से जाना गया, कीकट और व्रात्य। कीकट और व्रात्य। जब हमें ये क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो हमें वहां पे कोई एक ऑप्शन होगा कीकट या व्रात्य, या अथवा दोनों ऑप्शन होगा, तो कीकट और व्रात्य दोनों को टिक करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य के नाम से जाना जाता था। और एक वाराह पुराण है, वाराह पुराण, इसमें बिहार को जो है कीकट रीजन को डिस्क्राइब एज इम्प्योर रीजन, अशुद्ध। ठीक है, इम्प्योर रीजन के नाम से उसे कंसिडर्ड किया जाता था। इसको डिस्क्राइब किया गया बड़ा पुराण में कि कीकट प्रदेश जो है एक इम्प्योर रीजन है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि बिहार का उल्लेख किस में है। जस्ट अ सेकंड। अब हम महाजनपद पीरियड की बात करते हैं। महाजनपद पीरियड में जैसे कि पहले छोटे छोटे वो पद होते थे, जैसे जैसे ट्राइब बोलते हैं, जैसे छोटा छोटा अभी भी हम लोग जानते हैं कि जो जनजाति होते हैं वो ट्राइब ग्रुप्स होते थे, वो उनका जो थोड़ा बहुत समूह बढ़ा उसे जन बोलते हैं। और जन से जनपद बना, जनपद से मिलकर महाजनपद बना। अगर हम वेन डायग्राम में बात करें तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ये हो गया ट्राइब, ये हो गया जनपद, जन, ये जनपद, और ये महाजनपद। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइबल्स ग्रुप को जन बोलते हैं, जन्स के ग्रुप को जनपद बोलते हैं, और जनपद के ग्रुप को महाजनपद बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राइज ऑफ महाजनपद। तो ये हम लोग देख लिए किस तरह से हुआ। बाय द 6th century BC 16 महाजनपद का इमरजेंस हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया इन सेंस ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट इधर। ठीक है, तो टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद है। और ये कहाँ हमें इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है? तो दो ग्रंथ है हमारे पास, एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। और बुद्धिस्ट ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है, और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस स्रोत में ऐसा लिखा गया है कि देर आर 16 महाजनपद, तो हम बताएंगे कि अंगुत्तर निकाय एक ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि 16 महाजनपद का वर्णन है, या फिर भगवती सूत्र के टेक्स्ट है जहाँ पे 16 महाजनपद। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा, जैसे कि आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय भी है, भगवती सूत्र भी है, लेकिन क्वेश्चन में लिख देगा कि किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा वर्णन है। तो अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सिर्फ आपको अंगुत्तर निकाय टिक करना है, क्योंकि सबको ध्यान रहता है अंगुत्तर निकाय। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा के पूछता है किस जैन टेक्स्ट में है, और सब ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अंगुत्तर निकाय। तो एकदम ध्यान रखना है कि जैन टेक्स्ट पूछा है, इसलिए हम अंगुत्तर निकाय नहीं भगवती सूत्र को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अ, अब बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। ठीक है, ये रहा लिस्ट, टोटल 16 महाजनपद के। जैसे हमारा जो मगध एरिया है जो बिहार में पड़ता है, इसकी कैपिटल थी गिरिब्रज या राजगिरी, वर्तमान एरिया बिहार। टोटल अगर बिहार में बात करें तो हमारे पास 3 महाजनपद हैं।
मगध, अंग और वज्जी। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। अंग प्रदेश जो है ये वर्तमान में भागलपुर एरिया में है। ठीक है। और वज्जी एरिया ये वैशाली है, कैपिटल इसका कैपिटल था, और वर्तमान में बिहार में था। वज्जी जो वही मुजफ्फरपुर वाला पार्ट जो है, वैशाली वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वज्जी का एरिया था। ठीक है। मगध का ये वाला रीजन था और अंग का ये वाला रीजन था। ठीक है। तो ये बिहार में 3 महाजनपद है जिसको एकदम ध्यान रखना है। और टोटल कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। और आपको 16 महाजनपद की एटलीस्ट राजधानी पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। एग्जाम में आपको पूछेगा कि कौन किस महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है। तो आपको 16 याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए महाजनपद के बारे आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि हम बात किए महाजनपद इन बिहार, तो 3 महाजनपद है, वज्जी, मगध और अंग। वज्जी का वही वैशाली मुजफ्फरपुर वाला एरिया, मगध का पटना गया नालंदा वाला एरिया, और अंग का भागलपुर मुंगेर वाला एरिया। ठीक है। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट वज्जी संघ था हमारे पास ये महाजनपद में। तो वज्जी संघ वाज ए कन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस, टोटल 8 क्लैन मिलके एक इसका कन्फेडरेशन था। ठीक है। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे, वज्जी, लिच्छवी, विदेह, यांत्रिक, इन सब ऐसे 4 और थे जिनको मिला के टोटल 8 क्लैन थे। और उनको कलेक्टिवली वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वज्जी संघ। और उसकी कैपिटल जैसे हम लोग देख चुके हैं वैशाली थी। और अगर बात करें कि जो वैशाली सिटी है, वैशाली सिटी, अभी जो हम लोग हाजीपुर के पास वैशाली सिटी जानते हैं, वैशाली सिटी का जो फाउंडर है वो किंग विशाल था। किंग विशाल ही वैशाली सिटी के स्थापना करते हैं। ठीक है। और वज्जी संघ जो है इसे वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक कंसिडर किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि विच संघ वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक, तो आपको आंसर करना है वज्जी संघ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी के बाद हम मगध के बारे में देखते हैं। मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद आज। उस टाइम पीरियड में मगध जो है अपने अपने क्षेत्र में सबसे मजबूत महाजनपद के रूप में उभरा। उसके पीछे कुछ रीजन था। रीजन है कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। मतलब मगध जो है एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ पे उसको फर्टाइल लैंड मिला, आयरन के रिसोर्सेस मिले, रिवर नेटवर्क मिला, और उस एरिया में लार्ज फॉरेस्ट थे। ठीक है। तो यहाँ पे हर वो चीज मिली जिससे एक डायनेस्टी को ग्रो करने में आसानी हो। जैसे कि रिवर्स का नेटवर्क था तो पानी इजीली मिल जा रहा है, आयरन था तो इससे फॉरेस्ट को काटने में आसानी हुआ। ठीक है। उसके बाद फर्टाइल लैंड था तो खेती वगैरह ये सब, और लोकेशन था, तो ये सब के कारण मगध जो है उस टाइम में मोस्ट पावरफुल महाजनपद बन के उभरा। मगध की राजधानी की बात करें तो इनिशियल कैपिटल जो है, बीपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है कि मगध की इनिशियल कैपिटल क्या थी, तो वो राजगिरी या ग्रीवराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये राजगीर जो है ये 5 हिल्स के चारों ओर घिरा हुआ है। जैसे रत्नागिरी है, विपुलचल है, उदयगिरी है, सोनगिरी है, वैभवगिरी है। तो इसे को याद रखना है कि राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, और वो है रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी और विप्लवचल। ठीक है। इसको ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका एक्सटेंशन हम लोग देख चुके हैं, पटना, गया और नालंदा वाला रीजन था मगध का। अब ये लिखा हुआ है कि द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मगधा एंड अंगा इज फाउंड इन अथर्ववेद। अगर ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मगध और अंग के बारे में पहली बार इसका सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है मगध एंड अंग का, वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेदा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
मगध और अंग के बारे में सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ मिलता है, तो वो है अथर्ववेदा। ठीक है। अब अंग महाजनपद की बात करें, हम लोग वज्जी देख चुके हैं, मगध देख चुके हैं, अंग की बात करते हैं। अंग का जो रीजन है वो भागलपुर मुंगेर है, अंग की राजधानी चंपा है। बस यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मगध के बारे, अंग के बारे में नहीं है। ये मगध का जो रूलर है बिंबिसार, उसने अंग को एनेक्स कर लिया था ब्रह्मदत्त को डिफीट करने के बाद। ठीक है। तो अब राइज ऑफ मगधा देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मगध ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम बन के उभरा था। तो मगध की ओर देख, तो मगध में जो सबसे पहला डायनेस्टी था वो था बृहद्रथ डायनेस्टी। कौन सा? बृहद्रथ डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे बृहद्रथ। उसके फेमस रूलर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है जरासंध। जरासंध को भीम ने मार दिया था, जैसा कि महाभारत में दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी, तो कौन से होंगे? बृहद्रथ। और इसके फेमस रूलर कौन से हैं? जरासंध। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि रीजन फॉर द राइज ऑफ मगधा। तो पहला तो जोग्राफिकल फैक्टर्स है कि राजगिरी 5 हिल से सराउंडेड था, तो एक उसका यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस था, तो जिसे हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। फर्टाइल एलोवियल प्लेन था, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, एग्रीकल्चर के लिए। डेंस रिवर नेटवर्क था, इरिगेशन और ट्रेड के लिए। फॉरेस्ट रिजर्व थे, खाने पीने के लिए भी और अन्य सोर्सेज के लिए भी। तो ये था रीजन मगध के राइज का। ये जोग्राफिकल। इकोनॉमिक रीजन कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर्स नियर बाय छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो बिहार का रीजन है, ये वाला नीचे वाला पार्ट, जैसे अगर ये पूरा बिहार है, तो नीचे वाला पार्ट में छोटा नागपुर एरिया, जो वहाँ पे आयरन के ह्यूज रिसोर्सेज हैं, जैसा कि हम लोग को पता है। ठीक है। और वहाँ पे फॉरेस्ट थे, एलिफेंट्स थे, ये सब थे। तो अब देखते हैं उसके बाद मगध मगध में पहले आया कौन सा? बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है। बृहद्रथ के बाद आता है हड़यंका डायनेस्टी। तो हम लोग हड़यंक डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो हड़यंका डायनेस्टी क्या है? वो 544 बीसी से स्टार्ट होकर 412 बीसी तक चलता है। इस डायनेस्टी में क्या होता है कि जनरली उसका बेटा अपने बाप को मारता है, फिर गद्दी पे बैठता है, फिर उसका बेटा जो आता है वो अपने बाप को मारता है और फिर गद्दी पे बैठता है। इस तरह से इसको पितृहंता डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला रूलर जो है वो है बिम्बिसार, फाउंडर ऑफ हड़यंका डायनेस्टी। और इन्होंने एक्सपेंड किया एम्पायर को थ्रू मैरिज अलायंसेस, मतलब अलग अलग लोगों से शादी करके अलग अलग संघ में, और अपना एक्सपेंशन किया, वहां पे बढ़ाया जमीन को। ठीक है। जैसे कि एक कौशला देवी है, वो प्रिंसेस ऑफ कौशल। चेलना है लिच्छवी का प्रिंसेस। और छेमा है मदर नरेश की प्रिंसेस। तो इस तरह से इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। ठीक है। काशी इसे दहेज के रूप में मिला था। और इन्होंने मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द अवंती रूलर ऑफ चंद प्रद्योत। चंद प्रद्योत जो है अवंती का रूलर था, आ, उनके साथ इन्होंने बहुत अच्छे संबंध बना के रखे थे। और इनके पास जो एक जीवक था, ठीक है, जीवक एक फिजिशियन था, इन्होंने इसकी इलाज के लिए भेजा था अवंती रूलर रूलर के पास। ठीक है। और फिर बिंबिसार को, जैसा कि लोग जानते हैं, उसके पुत्र अजात शत्रु द्वारा मार दिया गया। फिर उसके बाद अजात शत्रु गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। तो अजात शत्रु जब गद्दी पे बैठते हैं, वो 492 बीसी में, और लगभग 32 वर्ष गद्दी पर रहते हैं। 460, उसके बाद उदयन द्वारा इसे मार दिया जाता है। तो इसके बारे में अगर जानते हैं, तो इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था कुनिक। मतलब बिंबिसार को कुनिक नाम से भी, सॉरी, अजात शत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने वज्जी संघ को हराया। ठीक है। वज्जी और मल्ला को हराया। अगर धर्म की बात करें, तो अजात शत्रु इनिशियली वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में जाके उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। अजात शत्रु के टाइम में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था, 483 बीसी के आसपास।
जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला अजातशत्रु के टाइम में, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क के टाइम में। ठीक है, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब अजातशत्रु को उसके पुत्र द्वारा मार दिया जाता है। फिर 460 बीसी में उदयन आते हैं। ठीक है, अ, उदयन का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था, उन्होंने पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया, जो कि पहले राजगृह कैपिटल था। तो उन्होंने सबसे पहली बार पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्रा की बात करें तो वो 3 नदी है, गंगा, सोन और गंडक, 3 का कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पे पाटलिपुत्रा बसा हुआ है। ठीक है, तो उदयन सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे जो कि हरिंका डायनेस्टी में पाटलिपुत्रा गए। बहुत बार बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्रा का पहली बार राजधानी किसने बनाया। तो आप ध्यान रखिएगा, उदयन है जिन्होंने पाटलिपुत्रा को राजगृह से बदलकर राजधानी बनाया और पाटलिपुत्रा की स्थापना भी की। ठीक है, पढ़ते हैं आगे शिशुनाग डायनेस्टी पे। तो शिशुनाग डायनेस्टी में जो उसके फाउंडर है शिशुनाग, कैपिटल हो गया फिर पाटलिपुत्रा से वैशाली। शिशुनाग जो है, जब ये हरेंका डायनेस्टी को ओवर रूल्ड करके अपनी वंश की स्थापना करते हैं, तो उन्होंने पाटलिपुत्रा से कैपिटल ट्रांसफर करके वैशाली कर लिया। ठीक है, और अवंती के रूलर थे, उनको उन्होंने हराया। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसको आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किसने की, शिशुनाग। कैपिटल कहाँ था, वैशाली। बस ये दोनों बात याद रखना है। उसके बाद कालाशोक आते हैं। इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में स्थापना, वैशाली में रखा था, ऑर्गेनाइज किया था कालाशोक। तो हम लोग देख चुके हैं, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। दूसरा कालाशोक के द्वारा हुआ है, कहाँ पे, वैशाली में। ठीक है, फिर आते हैं नंद डायनेस्टी पे। हम लोग देख चुके हैं हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद अब देखेंगे नंद डायनेस्टी। इसके बाद आएगा मौर्य। ठीक है, तो हम देखते हैं नंद डायनेस्टी में इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की, फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, तो महापद्म नंद। ठीक है, इसे उग्रसेन, एकारत और एक छत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज उग्रसेन और एकारत और एकाछत्र, तो उसका नाम होगा महापद्म नंद। ठीक है, अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने एक्सपेंड किया मगधा को एक्सटेंसिवली। फिर फर्स्ट मगधन रूलर टू कनकर कलिंगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो पहला रूलर कौन सा है जिन्होंने मलिंगा, माय मिस्टेक, कलिंगा को कनकर किया था, तो वो है महापद्म नंद। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि हु वाज द फर्स्ट मगधन रूलर टू कंकर द कलिंगा, हु विल बी, महापद्म नंद। ठीक है, इसके टाइम में जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द कंटेम्प्रेरी स्कॉलर ऑफ महापद्मनंद, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पाणिनि। ठीक है, महापद्मनंद के बाद धनानंद आते हैं, द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। इसके टाइम में अलेक्जेंडर जो है वो इन्वेड करते हैं इंडिया को, और धनानंद जो है अपनी सभा में चाणक्य को इंसल्ट करते हैं। तो चाणक्य उस टाइम ठान लेते हैं कि मैं इसके वंश का नाश करके रहूंगा। तो चाणक्य ने लेटर हेल्प किया चंद्रगुप्त मौर्य का, और दोनों ने मिलकर ओवरथ्रो कर दिया नंदा डायनेस्टी को। ठीक है, तो इस तरह से नंद डायनेस्टी समाप्त होती है, और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना होता है।
तो हम लोग यहाँ से देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में ये 321 बीसी से लेके 184 बीसी तक होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है शासक वो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, उसके बाद अशोका आते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं। पहला पहला शासक जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 बीसी से लेकर 298 बीसी लगभग 23 वर्ष इन्होंने राजगद्दी पर अपना शासन स्थापित रखा। फाउंडेड मॉडर्न डायनेस्टी। ठीक है। ग्रीक राइटर्स इन्हें सेंड्रोकटस और एंड्रोकटस, जो यूनानी लेखक हैं इन्हें सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी संबोधित किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध हुआ था। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में हराया और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को एज ए कंपनसेशन ऑफ वार इन्होंने हासिल किया। ठीक है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। उसके बाद इन्होंने भी शादी की। उसके हेलेना उसकी डॉटर थी सेल्यूकस निकेटर की। उनके पुत्री सेल्यूकस निकेटर के पुत्री हेलेना से इन्होंने शादी भी की। ठीक है। मेगास्थनीज एक यूनानी एम्बेसडर थे जो कि मॉडर्न कोर्ट में आते हैं, और वो आते हैं इन्हीं के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके टाइम में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। और इन्होंने इंडिका की रचना की। इंडिका एक पुस्तक है जिनकी रचना मेगास्थनीज ने की। तो ध्यान रखिएगा, यही सब चीज आपको एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे तो वही मिलेगा। लगभग एंशियंट हिस्ट्री जो है, जो बिहार का है वही इंडिया का है। तो हम लोग बिहार में थोड़ा बिहार स्पेसिफिक ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन लगभग चीज जो बिहार का है वही इंडिया का है एंशियंट हिस्ट्री में। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। चलो, हम लोग ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया। अब इसके बाद बिंदुसार को देखेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अगर धर्म की बात कर तो उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था। और संलेखना एक विधि है जिसमें पानी में जाके और अपना अन्न त्याग करके वो अपना प्राण त्याग करते हैं। तो उन्होंने श्रवण बेलगोला में अपना देह त्याग किया था थ्रू द संलेखना सिस्टम। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और श्रवण बेलगोला में संलेखना के द्वारा अपना देह त्याग किया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे बिंदुसार पे। बिंदुसार को अमित्र घात भी बोला जाता है, अमित्र घात और सिंह सेन। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि बिंदुसार को अमित्र घात और सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी लगभग 26 ईयर्स राजगद्दी पर शासन किया था। ठीक है। बिंदुसार ने सीरिया नरेश जो है वहां का एंटियोकस, बिंदुसार के टाइम में ही उन एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था अम्बेसडर बना के बिंदुसार के कोर्ट में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि डायमेकस किसका राजदूत था, तो वो एंटियोकस का था। और किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। दो चीज याद रखना है कि मेगास्थनीज इंडिका की रचना किया था, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और डायमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। और अगर हम बात करें कि बिंदुसार जो है वो कौन से धर्म को फॉलो करता था, तो वो आजीविक संप्रदाय को फॉलो करता था। ठीक है। दे फॉलोड आजीविका सेक्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं अशोका के, जो सबसे इंपॉर्टेंट महान द ग्रेट अशोका है, उनके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो
अशोका जो है उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया, और वो जब जिस टाइम वो राज गद्दी संभाले उससे पहले वो जो है वो उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जब वो राजगद्दी उन्होंने संभाला उससे पहले वो कहाँ के शासक थे, तो वो उज्जैन के गवर्नर थे। तो ठीक है, ये याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट रहा है अशोका के लाइफ के पीरियड में, वो था कलिंगा वार जो 261 बीसी में हुआ था। ये याद रखिएगा कि कलिंगा वार कब हुआ था, तो 261 बीसी में, टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका's लाइफ। ठीक है, ये कलिंग वार के बारे में अशोक के 13वें रॉक एडिक्ट्स में चर्चा है। तो ये भी याद रखिएगा कि कलिंग वार का चर्चा कहाँ पे है, तो 13वां रॉक एडिक्ट में है, और ये 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसमें अशोका के द्वारा इतना देखा गया युद्ध में ब्लड निकलते हुए कि उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया इस युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दो चीज की कलिंग वार कब हुआ, 261 बीसी में, और इसका चर्चा 13वां रॉक एडिक्ट में है। ठीक है, जब ये अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे कहते हैं धम्मा पॉलिसी। उस टाइम का धम्मा और अभी जो धर्म है, ये दोनों सुनने में एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इसके थ्रू, धम्मा पॉलिसी के थ्रू, वो नॉन वायलेंस को प्रमोट किए, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस का बात किया, और वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे कि हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, जो गांधी का राम राज्य है, वो अशोक के धम्म पॉलिसी को मैच खाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अशोका का वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा। और हम अगर देखते हैं कि अशोक जब अपना जो राजगद्दी संभालते हैं, उसके कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष बाद कौन सा घटना हुआ। तो जैसे अशोक ने गद्दी संभाला, उसके 9 साल के बाद, 9वां साल में कलिंगा वार हुआ। ठीक है, 269 में उन्होंने गद्दी संभाला, और 9वां साल में 261 में कलिंग वार। 10वां साल में उन्होंने कलिंग वार के बाद, जैसे हमें को पता है कि बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, तो सबसे पहले उन्होंने बोध गया को विजिट किया 10वां साल। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 13वां साल में धम्मा इंस्क्रिप्शन, उन्होंने धर्म का प्रचार, बुद्धिज्म का प्रचार किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा लुम्बिनी विजिट। 10वां साल में बोध गया, और 20वां साल में उन्होंने लुम्बिनी का विजिट किया। तो ये दो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कलिंग वार 9वां साल, बोध गया 10वां साल, और लुम्बिनी विजिट 20वां साल में। ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नोट तुम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग बस इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो जैसा कि हम लोग ने ऊपर देखा, एक अजात शत्रु के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, दूसरा कालाशोक के टाइम में हुआ, और थर्ड जो है वो अशोक के टाइम में हो रहा है। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था, राजगीर, दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली, और थर्ड जो है वो अब होगा पाटलिपुत्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड पाटलिपुत्रा, चेयरमैन कौन था, मोगली बुद्धिस्ट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ मोगली, हु वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो मोगली बुद्धिस्ट। हम लोग एक साथ चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को भी देखेंगे जब हम लोग बुद्धिज्म को देखेंगे। ठीक है, अब ड्यूरिंग द अशोका पीरियड, उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त किया था कि वो कुछ कुछ स्पेशल काम को देखे। जैसे कि एक समाहर्ता है, अभी भी होते हैं कलेक्टर, वो रेवेन्यू हेड थे। ठीक है, रेवेन्यू हेड को क्या बोलते थे, समाहर्ता। एक सन्निधाता थे जो ट्रेजरी थे, ट्रेजर समझते थे आप, ट्रेजर मतलब जहाँ पे पैसा वैसा का वो काम होता है, उसे सन्निधाता बोलते थे। ठीक है, एक है सीता अध्यक्ष। सीता का अर्थ ही होता है भूमि, लैंड। ठीक है, और सीता का अगर लैंड है, तो इसको जो देखेगा, इसका ऑफिसर्स को क्या बोलेंगे, सीता अध्यक्ष।
मतलब जो लैंड या एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क देख रहा है उसे बोलते हैं सन्नी, सॉरी, सीता अध्यक्ष। सन्नी दाता किसको बोलते हैं? ट्रेजरी को। ठीक है। ट्रेड जो व्यापार को देख रहा है वो पांड्याध्यक्ष है, और जो मिलिट्री हेड है वो है सेनापति, जो हम लोग जानते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैच ऑफ द मैच करने के लिए कि कौन से ऑफिसर्स को कौन सा काम दिया गया था, उसका फंक्शंस क्या था। तो याद रखिएगा, समाहर्ता रेवेन्यू हेड था, सन्निधाता ट्रेजर, सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर, सेनापति मिलिट्री हेड। ठीक है। उस टाइम में जुडिशियरी भी था, ताकि न्याय संगत राज्य चल सके। तो जुडिशियरी में जो है दो टाइप के थे, एक सिविल कोर्ट था, एक क्रिमिनल कोर्ट था। तो अभी भी है हम लोग के पास सिविल कोर्ट, जहाँ पे सिविल केसेस देखे जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे मार खून ये सब देखा जाता है। तो वो है दो टाइप का। तो धर्म स्थानीय जो है उसको बोलते थे सिविल कोर्ट में, वो धर्म स्थानीय जो था उसे उसको सिविल कोर्ट बोलते थे, और जो कंटक शोधन होता था उसे क्रिमिनल कोर्ट बोलते थे। तो याद रखिएगा, कंटक शोधन मीन्स क्रिमिनल कोर्ट, और धर्म स्थानीय मतलब सिविल कोर्ट। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। उस टाइम में गुप्तचर जो जैसे स्पाई सिस्टम बोलते हैं वो भी था, उसे गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष उसे गुप्तचर भी बोलते थे। तो गूढ़ पुरुष या चर, ये दोनों में से कुछ भी गुप्तचर का स्पाई सिस्टम था, इसको बोला जाता है। ठीक है। दो टाइप के संस्था थे, संस्था और संचार, इसके थ्रू वो स्पाई सिस्टम काम करता था। अब हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमी की, हम लोग ने तीन शासक को देखा, थ्री इम्पोर्टेंट रूलर, जो कि था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अब हम उसके इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि आखिर मौर्यन अंपायर जो इतना फला फूला, वो उसका अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था, वो किस तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो हम लोग देखते हैं, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। मतलब वहां पे कृषि भी होता था, ठीक है, उद्योग भी थे, और वो व्यापार भी करते थे। तो ये उनके मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। अगर टैक्स सिस्टम की बात करें तो उन्होंने एग्रीकल्चर में जो कुल उपज होता था, जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये भूमि है, टोटल 6 भाग, अगर यहाँ उपज रहा है तो एक भाग में जो जितना उपज होगा वो एग्रीकल्चर में टैक्स के रूप में आता था। और ट्रेड में क्या था कि ट्रेड में यही 1/10 था। तो ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था एग्रीकल्चर में 1/6 था, और ट्रेड में 1/10 था। एकदम ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ आगे अब सोसाइटी की बात करते हैं। इकोनॉमी हम लोग ने देख लिया कि उसका अर्थव्यवस्था कैसा था, वो टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे। तो जहां भी अंपायर है वहां पे एक समाज तो होगा ही। समाज किस सोसाइटी जो है वो एकदम बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। तो वहां के सोसाइटी का अगर कौटिल्य के अनुसार बात करें तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौटिल्य अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वहां पे 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो याद रखिएगा ये चीज। और मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में लिखा था कि वहाँ 7 वर्ग थे, 7 क्लासेस। एक फिलोसफर, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिसन, सोल्जर्स, मजिस्ट्रेट्स, काउंसिलर्स। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने वर्ग थे मेगास्थनीज के अनुसार, तो 7 वर्ग थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न आर्ट। हालांकि ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, हम उसका ब्रीफ यहाँ देख लेते हैं, और जो डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में वो हम लोग मेंस में चर्चा करेंगे। मॉडर्न आर्ट 70th में पूछ चुका है, 71st में पहला आर्ट पूछा था। तो मोस्ट प्रोबेबली पाला और मॉडर्न दोनों पूछा हुआ है 71st में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है 72nd में भी हो सकता है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग को मेंस में इसको भी पढ़ना है। ठीक है। तो ब्रीफ में यहाँ देख लेते हैं, मेंस में इसको डिटेल से देखेंगे। तो मॉडर्न आर्ट के टाइम में दो प्रकार के आर्ट होते थे। एक आर्ट होता था कोर्ट आर्ट, ठीक है, और एक आर्ट होता था फोक आर्ट।
ठीक है, कोर्ट आर्ट यानी स्टेट आर्ट। वैसे आर्ट जो स्टेट किंगडम के द्वारा उसे पैट्रोनाइज किया जाता था या उसके स्थापित किया गया था, उसको बोलते हैं को स्टेट आर्ट। जैसे कि पिलर्स, अशोका ने कितने पिलर्स बनाए और वहां पे इंस्क्रिप्शन डाले उनके ये मोनोलिथिक पीरियड जो सिंगल स्टोन से बनाए गए थे। मोनोलिथिक पीरियड अशोका ने 80,000 से ज्यादा स्तूपास के बनाए, केव था। तो ये सब स्टेट आर्ट्स के उदाहरण है। वहीं फोक आर्ट में आप देख सकते हैं ये यक्षिणी के ये स्टेचू है, दीदा जो दीदारगंज से मिला है। ठीक है, दीदारगंज से मिला है। तो ये फोक आर्ट के उदाहरण है। तो हम लोगों ने ये देखा दीदारगंज यक्षिणी पटना। अब बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं कि कल हम लोगों ने स्टोन आर्ट देखा, स्टोन एज। स्टोन एज के बाद आज हम लोग वैदिक पीरियड की ओर मूव किए। वैदिक पीरियड के बाद हम लोग महाजनपद पे आए। महाजनपद आज में हम लोगों ने जो बिहार के 3 इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी, इन तीनों के बारे में देखा। और मगध डायनेस्टी चूंकि उस बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट था और यहाँ पे ये बहुत ही फूला फला, तो हम लोगों ने मगध को आगे देखा कि मगध में और कौन कौन से वंश आए जो कि मगध एम्पायर को और एक्सपेंड किए। तो मगध के बारे में जो हम लोग याद करेंगे कि अगर कभी कभी पूछ दे आपसे कि कौन कौन से वंश थे मगध वंश में, तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। असीन, मा, सु, का। ठीक है, और से हड़यक, सी से शिशुनाग, एन से नंद, मा से मौर्य, सु से सुंग और कौ से कन्व। ठीक है, तो हसीन मासुका से याद रखिएगा कि कौन कौन से वंश मगध डायनेस्टी में आए। हड़यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कन्व। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि पहले कौन से वंश आए बाद में कौन से वंश आए, तो इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डायनेस्टी को देखा। और चूंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम लोग इसको कल यानी थर्ड पार्ट में बुद्धिज्म को, फिर जैनिज्म को, बुद्धिज्म जैनिज्म, और जो हमारा रेस्ट पार्ट है सुंग और कन डायनेस्टी, उसे गुप्ता डायनेस्टी, इसको कल के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी वी हैव अराउंड 43 मिनट्स लेक्चर, तो हम लोग इसको कल देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जल्द ही मिलेंगे आपके साथ। कल तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रेस्ट पार्ट, और उसके बाद जो है अगला पार्ट जो है हम लोग अ, हम सोच रहे हैं कि संडे को आपके लिए करंट अफेयर्स का लेक्चर लाएं, और इस वीक इस मंथ में हम लोग आपका 1 साल के करंट अफेयर्स को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए बीपीएससी वर्स। बाय बाय।